शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखो पहले तो समझना जरूरी है कि लम्प्ड होता क्या है, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस, ठीक है। लम्प्ड का मतलब क्या होता है? देखो लम्प्ड का मतलब ये होता है कि मान लो ये बॉडी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मान लो कोई रहा होगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये अगर इस बॉडी को तुम पानी में डुबोते हो, ठीक है, मान लो तुमने इसको पानी में डुबो के ठंडा कर रहे हो तुम इसको, ठीक है। तो ठंडा करोगे तो क्या होगा, टी इजिकल टू मान लो कि 5 सेकेंड पे तुमने देखा, ठीक है। तो 300 डिग्री रहा होगा इसका टेम्परेचर इनिशियली, लेकिन डुबाने के बाद इसका टेम्परेचर कम होगा भाई, ठीक है। टी इजिकल टू 5 सेकेंड पे यहाँ का टेम्परेचर तुमने मेजर किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ का तुम्हें मिला मान लो कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अंदर जाओगे तो हो सकता है यहाँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो, नहीं यहाँ सॉरी यहाँ का तो थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो यहाँ का सरफेस का, देखो सरफेस से तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो सरफेस का तो मान लो 200 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ का तुम्हें लगा कि यहाँ का मेजर किया तुमने तो यहाँ का टेम्परेचर तुम्हें मिला 230, और यहाँ का मेजर किया तो यहाँ का 250 मिला, ठीक है। ये कोई भी नॉर्मल बॉडी होगी तो वो इसी तरीके से बिहेव करेगी। उसके जो कोर का टेम्परेचर होगा, मतलब जैसे सेंटर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो सेम मिले, ठीक है। तो ये हमारा लम्प्ड सिस्टम नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये लम्प्ड सिस्टम नहीं होगा। लम्प्ड सिस्टम के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लम्प्ड सिस्टम के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, देखो लम्प्ड सिस्टम जो है हम कब मानते हैं, एक नंबर होता है बायोट नंबर, ठीक है। बायोट नंबर दो चीजों का रेशियो होता है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये लम्प सिस्टम हम तब मानते हैं जब हमारा जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है दिस इज वेरी वेरी लेस देन द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कंडक्टिव रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब नियरली, ये मान लो कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस को नियरली ये कहते हैं कि अगर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर कंडक्टिव रेजिस्टेंस इसका जीरो हो रहा है इस बॉडी का, ठीक है, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी उस बॉडी की, दैट विल टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। नियरली क्या होगा, ये किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये कोई रियल बॉडी होगी तो उसमें तो ऐसा ही होगा कि टी इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड था इनिशियल टेम्परेचर, डुबाया 5 सेकंड बाद मेजर किया तो सरफेस का 200 मिला, लेकिन यहाँ पे 230 मिला, और सेंटर पे 250 मिला, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि ये जो बॉडी है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, अगर ये मान लो कि इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसकी अगर थर्मल कंडक्टिविटी को मैं इनफाइनाइट मानता हूं, और फिर जब तुम T इक्वल टू 5 सेकेंड पे टेम्परेचर मेजर करोगे तो उस केस में ये जो टेम्परेचर है ये 200 या जितना भी मिलेगा, उस केस में अगर मैं बोलूं तो उस केस में जो टेम्परेचर मिलेगा, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, तो अगर ये इसको मैं लम्प्ड सिस्टम मानता हूं, K इक्वल टू इनफाइनाइट मैंने मान लिया कि इस थर्मल कंडक्टिविटी जो इस बॉडी की है वो इनफाइनाइट है, जो इसका थर्मल रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। इसका जो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था सरफेस और इनर कोर के बीच में, उसका रीजन ये था कि इस बॉडी का क्या था, थर्मल रेजिस्टेंस था, कंडक्टिव रेजिस्टेंस था कुछ, इस वजह से जो हीट ट्रांसफर था वो यहां से ज्यादा हो रहा था और यहां से कम हो रहा था सेंटर से, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम लम्प सिस्टम मानते हैं तो T इक्वल टू 5 सेकेंड पे अगर मेजर करोगे तो अगर यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हें मिलता है सरफेस का, तो यहाँ का भी मेजर करोगे तो कितना मिलना चाहिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड मिलना चाहिए। यहाँ का भी मेजर करोगे तो कितना मिलना चाहिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी में कहीं पे भी मेजर करो, द टेम्परेचर शुड बी सेम एट T इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर 300 था, डुबाने के बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड 5 सेकंड बाद, तो हर जगह का टेम्परेचर कितना मिलना चाहिए, 200 डिग्री सेंटीग्रेड मिलना चाहिए। और ऐसा तभी हो पाएगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा पॉसिबल तभी हो पाएगा व्हेन यू विल एज्यूम योर बॉडी टू हैव अ इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। सो anybody which is very very small and infinite, having infinite thermal conductivity, or it will have the negligible thermal conductive resistance, then it will be considered as a lumped body, okay. And there is also a specific criteria we have, ठीक है, बाद में लेटर हम डिस्कस करेंगे। ये जो बायोट नंबर है, ठीक है,
इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। अब कितनी कम होगी ये हम बाद में बताएंगे। इसकी वैल्यू जनरली जो 0.1 से अगर कम होती है देन वी विल कंसीडर द बॉडी टू बी एज लम्प्ड बॉडी। ठीक है, तो क्लियर है सबको लम्प्ड बॉडी क्या चीज होगी, लम्प्ड बॉडी कब बोलेंगे? यस सर। ठीक है, तो लम्प्ड बॉडी के बारे में तुम लोगों को पता चल गया कि भाई अगर कोई भी बॉडी होगी तो अगर हम उसको कूल करते हैं तो जो सेंटर पे टेम्परेचर या उसके जो कोर में जाओगे, इनसाइड जाओगे, तो वहां पे टेम्परेचर कम मिलेगा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम मिलेगा रियल बॉडी में। ठीक है, जनरली कोई भी नॉर्मल बॉडी होगी तो। ठीक है, लेकिन अगर देखो अगर ये बॉडी, ये लम्प सिस्टम तभी चलता है, ठीक है, जब ये बॉडी हो बहुत ही स्मॉल, बहुत छोटी बॉडी के लिए वैलिड होता है ज्यादातर केस में, क्योंकि जब बड़ी बॉडी होगी तो उसमें इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी का जो कंसेप्ट है ये लग नहीं पाता। ठीक है, मतलब इस केस में अगर ये स्मॉल बॉडी है तभी इसके अंदर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमारा 0 होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी स्मॉल है और उसके अंदर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो 0 है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 होने का मतलब ये हुआ कि उस बॉडी में कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं करेगा। T=3 मतलब T= किसी भी सेकेंड पे मेजर कर लिया उसको, अगर ठंडा कर रहे हैं किसी भी उसमें, ठीक है, तो वो जो टेम्परेचर है वो वेरी नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी बॉडी में कभी भी लम्प सिस्टम जो है हमारा वो अप्लीकेबल नहीं हो पाता है। दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर स्मॉल बॉडी एंड देयर इज ए कंडीशन दैट इज नोन एज बायोट नंबर। ओके, सो बायोट नंबर शुड बी लेस देन 0.1 फॉर बीइंग अ लम्प सिस्टम। ये तो हम बाद में देखेंगे, ये जो क्राइटेरिया है वो हम बाद में देखेंगे। अब हम इसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं। वी आर कंसीडरिंग आवर सिस्टम टू बी अ लम्प सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग लम्प सिस्टम मान रहे हैं, ऑलरेडी हमने मान लिया, ठीक है, कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, लम्प सिस्टम। ठीक है, तो अगर लम्प सिस्टम होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि देखो अगर लम्प सिस्टम की मैं बात करूं तो ये भी तुम्हें यहाँ पे टेक्निकली भी थोड़ा मतलब, अगर विथ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर मैं बात करूं कि लम्प सिस्टम में क्या होगा, तो लम्प सिस्टम मान लो ये बॉडी है, ठीक है, मैं बोलूं कि यहाँ सेंटर C है इसका, ठीक है, सरफेस S है, ठीक है, और सराउंडिंग हमारा F है। ठीक है, 3 पॉइंट है, सराउंडिंग F मान लिया। सराउंडिंग का टेम्परेचर है T∞, ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर है TS, और जो कोर है इसका, जो सेंटर है इसका टेम्परेचर है TC। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये कब लम्प्ड बॉडी होगी, लम्प्ड बॉडी कब मानेंगे इसको, जब R कंडक्टिव अपॉन R कन्वेक्टिव जो होगा, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी लेस देन दैट विल बी वेरी स्मॉल व्हेन दिस R कंडक्टिव विल बी वेरी स्मॉल। जब ये R कंडक्टिव की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो TC माइनस, अगर मैं कहूं कि इसमें R कंडक्टिव कितना होगा भाई, ठीक है, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो Q को क्या लिखते थे तुम, अगर मैं कहूं कि Q के क्या लिखते थे, तो Q को लिखते हो क्या, डेल्टा T बाय R लिखते हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि R किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो R अगर Q को इधर ले आओ तो क्या लिखोगे, डेल्टा T बाय Q लिखोगे। सो R इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ठीक है, सो R कंडक्टिव अगर मैं लिखना चाहूं तो R कंडक्टिव को लिख सकता हूं यहाँ पे, चूंकि R इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा T, तो R कंडक्टिव क्या होगा, TC माइनस TS, EC minus TS. This will be R conductive, and what will be the R convective? R convective will be TS minus T∞, क्योंकि कन्वेक्टिव हीट लॉस कहां से होगा, इसके सरफेस से होगा, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, T∞, तो TS minus T∞ will be R convective। ओके, तो अगर ये बॉडी लम्प बॉडी है तो लम्प बॉडी के केस में मैंने बताया कि R कंडक्टिव जो होगा दैट शुड बी नियरली इक्वल टू 0। सो इफ इट इज नियरली इक्वल टू 0, if we assume that this conductive resistance is nearly 0, that means what should be 0, this TC minus TS should be nearly equal to 0। और इसका मतलब क्या हुआ कि TC should be nearly equal to 0 का मतलब क्या हुआ कि TC should be equal to what, TS। okay, so the temperature at this point, at point C and at point S, these all should be equal। so this should not be function of what, this should not be function of what, it should not be function of space। okay, so anywhere if you will move anywhere, like यहाँ पे मेजर करोगे तो यहाँ पे भी सेम ही टेम्परेचर होगा, सरफेस पे भी सेम होगा, सब जगह सेम ही होना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे, एक लम्प बॉडी मानेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और कब लम्प बॉडी मानेंगे, क्राइटेरिया मैं बता देता हूं। बॉडी क्या होना चाहिए, बॉडी शुड बी, बॉडी इज वेरी स्मॉल, द फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है,
What is second criteria? R conductive should be very very less than R convective, ठीक है, or it should be nearly equal to 0. Okay, R conductive should be very very less than equal to R convective, or it may be also case that R conductive is nearly 0. Then also it will be considered as R conductive. If R conductive is 0, then it will be considered as lumped body, ठीक है. And the last one is the temperature gradient should be 0. Temperature gradient in the body should be negligible. Body should be negligible. So this is the criteria. Okay, अगर ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है तभी हम जो हमारी बॉडी है उसको एज अ लम्प बॉडी कंसीडर करेंगे, ठीक है. स्मॉल होगा तभी जनरली ये जो आर कंडक्टिव है ये हमारा आर कन्वेक्टिव के बहुत छोटा होता है, या उसी केस में जो हमारा आर कंडक्टिव है वो छोटा होता है जब तुम्हारी बॉडी स्मॉल हो, ठीक है. जब बहुत बड़ी बॉडी होगी तो उसमें कंडक्टिव रेजिस्टेंस आ ही जाएगा, क्योंकि कंडक्टिव रेजिस्टेंस पता ही है तुम्हें कि वो तो डिस्टेंस और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कितनी थिकनेस है. तो अगर बड़ी बॉडी होगी तो वहां थिकनेस उसकी आ ही जाएगी या लेयर आ ही जाएगी, तो उस केस में कंडक्टिव रेजिस्टेंस आ ही जाएगा. तो इसीलिए अगर स्मॉल बॉडी है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी रहती है कि बॉडी को हम लम्प्ड मान सकते हैं, ठीक है. नो बॉडी इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन इज लम्प बॉडी. ओके, 100% लम्प बॉडी और आइडियल लम्प बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर प्रैक्टिकल सिचुएशन. ओके, वी ओनली एज्यूम सम ऑफ द बॉडी टू बी एज लम्प बॉडी. तो ये क्लियर है सबको, लम्प बॉडी? यस सर. ओके, तो आइडियली कोई भी लम्प नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग लम्प मानेंगे. अब लम्प एनालिसिस में एक्चुअली होता क्या है कि इसका एग्जांपल या मैं तुम्हें बताऊं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है. तो इसका एप्लीकेशन है जो क्विंचिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं. मान लो एक स्टील की बॉल को या तुम आयरन की बॉल को तुम अगर क्विंच कर रहे हो, ठीक है, उस केस में जो स्टील की बॉल है उसको तुम लम्प एनालिसिस में ले सकते हो अगर क्विंचिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो. इसी तरीके से जो माइक्रोवेव होता है, ठीक है, अगर माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव में भी इसी तरीके से तुम जो टेम्परेचर होता है, अगर तुम मान लो वहां चिकन रखते हो या कोई भी चीज रखते हो माइक्रोवेव में, ठीक है, और अगर तुम ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि कितनी देर में जो चिकन है उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर और अंदर कोर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये चिकन कितनी देर में हीट हो जाएगा, ये चिकन के कोर का टेम्परेचर कितनी देर में, मतलब 50 डिग्री या 60 डिग्री जो भी सेट करना चाहो वो सेट करके तुम निकाल सकते हो. सो बेसिकली जो लम्प एनालिसिस है इसमें हम लोग कैलकुलेट करने बेसिकली जो कैलकुलेट करते हैं लम्प एनालिसिस में वो ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर टाइम में या हम इसमें टाइम कैलकुलेट करते हैं या फिर हम टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितने टाइम में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, ठीक है. तो टाइम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, ज्यादातर केस में टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में जो बॉडी है उसका एक डिजायर्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है. तो जैसे अब इसका देखो, अब हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं. उस इक्वेशन का यूज क्या होगा? उस इक्वेशन का यूज ये होगा to find out the equation will be used to find out the time required to reach the body at temperature T, ठीक है. सो इसके लिए लम्प सिस्टम एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि we will assume we are going to derive a equation that will be applicable for any type of lump analysis, ठीक है, किसी भी लम्प एनालिसिस के लिए वैलिड होगा. Let us assume this is one of the beaker or anything you can assume this as, ठीक है. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वाटर भरा हुआ, ठीक है. लेट अस अस्यूम देयर इज अ वाटर, ओके. तो दिस इज अ वाटर. बेसिकली एक तरह से समझ सकते हो कि एक क्विंचिंग प्रोसेस का एग्जांपल लेकर के और हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है. सो लेट अस अस्यूम दिस इज आवर बॉडी विच इज टेकन एज लम्प बॉडी, ठीक है, स्मॉल बॉडी. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड बॉडी इज Ti, ठीक है. ये कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, स्टील की बॉल होगी या कुछ भी होगा, उसका इनिशियल टेम्परेचर Ti मान लेता है, ठीक है. इसको हमने क्या किया है कि इसमें डुबा दिया, ठीक है, और इसमें डुबाने के बाद आफ्टर टाइम T हमने मेजर किया इसका टेम्परेचर, ठीक है. तो हमें मिला T.
टी जो टेम्परेचर है ये आफ्टर टाइम टी है, ठीक है, आफ्टर टाइम टी तुमने इसका टेम्परेचर मेजर किया तो टी मिला, ठीक है। और ये जो सराउंडिंग वाटर है इसका टेम्परेचर था हमारा टी इन्फिनिटी, ठीक है। टी इन्फिनिटी जो है हमारा दैट इज लेस देन टी आई, मतलब इनिशियल बॉडी का जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था। जैसे वाटर, कोई भी स्टील की हीटेड बॉल है उसकी तुम क्विंचिंग करने जा रहे हो तो स्टील की बॉल का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसको पानी में डुबोगे, पानी का टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो ये जो स्टील की बॉल है वो ठंडी होगी, ठीक है। और ठंडी होकर के एक कुछ मान लो कि टी टाइम बाद हमने टेम्परेचर नोट किया तो हमें मिला कैपिटल टी टेम्परेचर, ठीक है। स्मॉल टी टाइम बाद हमने नोट किया तो हमें टेम्परेचर क्या मिला, टी मिला। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करें जिसमें से हम ये पता लगा पाए कि कितने टाइम बाद इसका टेम्परेचर टी हो रहा है, ठीक है। तो हम वो इक्वेशन एक ड्राइव करना चाहते हैं जिससे हम ये पता कर पाए कि इस बॉडी के डुबाने के कितने समय के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो टी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है इसमें। लेट अस टेक दिस सॉलिड बॉडी, इसको जूम करके मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जूम करके मैंने बना दिया, वही बॉडी है जो वहां पे दिख रही है, ठीक है। ये इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे। तो अगर इस बॉडी को देखोगे तो जब हम इसको डुबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें से डुबाने के बाद यहां से अगर देखोगे तो इसके अंदर कुछ एनर्जी इंटर नहीं कर रही है। क्यों इंटर नहीं कर रही है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, टी आई वो हाइयर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, लोअर है। तो इससे जो एनर्जी है वो लीव कर रही है, तो कुछ एनर्जी इससे बाहर जा रही है, उसको मैं बोलता हूं ई आउट, दैट इज लीविंग फ्रॉम दिस बॉडी इज ई आउट, ठीक है। एंड ई आउट इज नथिंग बट द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, दैट इज एक्चुअली जो इससे बाहर जा रही है एनर्जी वो किससे जा रही है, कन्वेक्शन के थ्रू जा रही है। यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इस बॉडी से, जो टी आई इनिशियली रहा होगा जब तुमने डुबाया, ठीक है, तो डुबाने के बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर इसको टी इन्फिनिटी मिला। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम निकाल सकते हैं कि किस तरीके से इसमें से एनर्जी बाहर जा रही है, वो क्यू कन्वेक्टिव है बेसिकली, जो एनर्जी इससे बाहर जा रही है, ठीक है। और दूसरा क्या हो रहा है, इस बॉडी को अगर ध्यान से देखोगे तो चूंकि इस बॉडी से एनर्जी बाहर जा रही है तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब इसकी स्टोरेज एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो दूसरा इसमें क्या है कि कुछ ई स्टोरेज की वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं कि कितना डिक्रीज हुआ है ई स्टोरेज विथ रिस्पेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, जो स्टोर्ड एनर्जी है इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी वो कितना चेंज हो रहा है, ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है, और एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगा के और हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एनर्जी बैलेंस में जो वैल्यू है डिफरेंट ई एस टी की और ई आउट की, ये दोनों हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है आगे, लेट अस एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी टू बी वी, ठीक है। मान लो कि v मान लेता हूं मैं इसका वॉल्यूम, ठीक है, v इज द वॉल्यूम, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी इज एज्यूम टू बी रो, c इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस बॉडी, c इज द स्पेसिफिक हीट, ओके। ये सारी चीजें मैंने मान ली, और k मान लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक। सो नाउ अप्लाई द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन इन दिस बॉडी, फॉर दिस बॉडी, ओके। सो एनर्जी बैलेंस की अगर इक्वेशन लगाते हैं, अप्लाई एनर्जी बैलेंस, सो एनर्जी बैलेंस की अगर इक्वेशन लगाएंगे तो देख सकते हो कि इस बॉडी में क्या हो रहा है कि ई आउट मतलब कुछ एनर्जी इससे बाहर जा रही है, इन तो कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। अगर टोटल वैसे लगाते हैं एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन तो क्या लिखते हैं, ई इन माइनस ई आउट मस्ट बी इक्वल टू, जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन वैसे होती है इन जनरल वो क्या होती है, ई इन माइनस ई आउट, ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट इज इक्वल टू होता है ई डॉट स्टोरेज, ठीक है। सो नेट एनर्जी कमिंग इनसाइड दिस बॉडी माइनस पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी इसमें इंटर कर रही है, माइनस पर यूनिट टाइम कितनी इसमें लीव कर रही है, वही उसकी इंटरनल एनर्जी कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर देखोगे तो अगर एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे तो ई इन की वैल्यू तो जीरो है, इन तो कुछ कर नहीं रहा है इसमें, इन की वैल्यू तो जीरो है, ठीक है। माइनस ई आउट, ई आउट तो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, ई आउट कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो ई आउट है, उसके बाद यहाँ पे दैट इज इक्वल टू ई स्टोरेज, दैट मस्ट बी इक्वल टू ई स्टोरेज के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से नहीं लगाते हैं हम, यहाँ पे सीधा एनर्जी बैलेंस में सीधा सीधा लिखते हैं इसको। अगर ई इन भी होता तो उस तरीके से लगाते, पर ई इन है नहीं यहाँ पे, तो सीधा सीधा हम ऐसे लिख देते हैं कि जो भी इसकी स्टोरेज एनर्जी में चेंज हो रहा है या जो भी इसकी
एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है, ई आउट जो भी जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो इसकी स्टोरेज एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे, जब अभी लिखेंगे तो इसको ऑलरेडी नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि इसमें से बाहर जा रहा है भाई, बाहर जा रहा है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद आगे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ई आउट का मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ हीट फ्लो आउट ऑफ द सॉलिड थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सरफेस, ओके। सिमिलरली दिस ई स्टोरेज, व्हाट इज दिस ई स्टोरेज डिनोटिंग, ये डिनोट कर रहा है द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और स्टोरेज एनर्जी। ये क्या दिखा रहा है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी तो सीधा सीधा डिपेंड कर रही है उस पर। अगर इसमें हीट ऐड करोगे तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, हीट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है, तो स्टोर्ड एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो बहुत इजीली तुम लिख सकते हो ई आउट की तो वैल्यू लिख सकते हो भाई, ई आउट अगर इसका टेम्परेचर माने कि अगर मैं ये इक्वेशन टी इजिकल टू टी सेकेंड पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो टी इजिकल टू टी सेकेंड पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, टी है, कैपिटल टी है, ठीक है। तो उस केस में जो ई आउट की वैल्यू होगी, वो ई आउट की वैल्यू कैसे लिखते हो, ई आउट की वैल्यू क्या कैसे लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से लिखेंगे, क्योंकि ई आउट जो हो रहा है वो कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एच ए एस, ठीक है, और टी इजिकल टू टी सेकेंड पे लगा रहे हैं, तो इसलिए टी माइनस उस समय बॉडी का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर टी था, ठीक है, माइनस सराउंडिंग का टी इन्फिनिटिव था, ठीक है। तो एच ए एस टी ए माइनस टी इन्फिनिटिव हो गया, इज इक्वल टू डिक्रीज इन द स्टोरेज एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्टोर एनर्जी इन द बॉडी क्या होती है, एमसीपीटी होती है, किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एमसीपीटी, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड टी इज द टाइम, दिस इज द नेट स्टोर्ड एनर्जी इन अ बॉडी, ठीक है। अब डॉट लगा दिया ऊपर, इसका मतलब पर यूनिट टाइम की बात करें कि पर यूनिट टाइम जो बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी है वो इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। जैसे भी तुम हीट डालोगे तो इंक्रीज हो जाएगी, हीट तुम निकालोगे उससे तो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे चूंकि हीट निकल रही है, ई आउट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए जो हमारी बॉडी है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस लिखेंगे, ऑलरेडी मैं माइनस लेके चल रहा हूँ क्योंकि मान रहा हूँ कि बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, तो इट विल बी टेकन एज एम सी, ठीक है। और वैसे क्या होता है, एमसीटी लिखते हैं, अगर पर यूनिट टाइम नहीं लिखते तो पर यूनिट टाइम लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, एमसी dt बाई टी हो जाता है, ठीक है, वेयर dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस एंड dt इज द टाइम डिफरेंस। नीचे वाला ये क्या है, ये टाइम को दिखा रहा है, और ऊपर वाला क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर को दिखा रहा है। तो ये दोनों, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई भाई, एच ए एस टी माइनस टी इनफिनिटी इज इक्वल टू माइनस एम सी डी टी बाई डी टी, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैं यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, थीटा, ठीक है। हम एक क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, थीटा। थीटा को मैंने माना है टी माइनस टी इन्फिनिटिव, टी माइनस टी इन्फिनिटिव को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं टी माइनस टी इन्फिनिटिव को थीटा मान लूं, तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं मैं टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये थीटा जो है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, theta is a function of time is equal to t is a function of time minus t infinitive. This t infinitive is constant. This t is a function of time. Theta is a function of time. So if we differentiate this equation, what you will get, d theta by dt. With respect to time, we are differentiating. So d theta by dt, you will get as dt by dt, क्योंकि t इन्फिनिटिव तो कांस्टेंट है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है, ये तो फिक्स कर रखा है हमने, ठीक है। तो यू विल गेट दिस d थीटा बाय dt एज dt बाय dt, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 में डालेंगे तो एच ए एस, देखो यहाँ पे एच ए एस और ये t माइनस टी इन्फिनिटिव, इसको क्या माना, थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम सी डी टी बाई डी टी को क्या माना, डी टी बाई डी टी देखो किसके बराबर है, डी थीटा बाई डी टी के बराबर है, तो इसको लिख दिया डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर लेते हैं, एच ए एस थीटा, एम को लिख दिया रो इंटू वी, ये तुम्हें सबको पता है मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होता है, तो मास को हमने क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया।
तो रो इंटू वी सी टी थीटा बाय डी टी। ठीक है, अब हमें इक्वेशन पे जाना है, तो इक्वेशन हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, थीटा वाले टर्म एक साथ ले जाएंगे और बाकी टर्म एक साथ ले जाएंगे। अगर यहाँ पे वेरिएबल की मैं बात करूं कि वेरिएबल क्या है हमारे, तो देख सकते हो कि एच तो कांस्टेंट है, एस सरफेस एरिया ऑफ बॉडी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, डी थीटा इज द वेरिएबल एज वेल एज डी टी इज द वेरिएबल। सो अगर दो वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन में तो अलग अलग करके हम उसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन हमेशा निकालते हैं, जैसा तुम लोग को पता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। ठीक है, कुछ नहीं करना, रीअरेंज करना है, रीअरेंज। तो रीअरेंज करेंगे तो डी थीटा बाय थीटा, ये थीटा को मैं इधर ले गया हूं। ठीक है, तो डी थीटा बाय डी थीटा को तुम लिख सकते हो माइनस एच ए एस, वेयर ए एस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड बॉडी। ठीक है, जो भी स्टील की बॉल या जो भी यूज कर रहे होगे, रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल, जो भी तुम यूज कर रहे होगे, रो वी सी। ठीक है, रो वी सी इंटू डी टी। ठीक है, ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें और इसको इंटीग्रेट करके थीटा के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट अगर करते हो इसे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी थीटा बाय थीटा का इंटीग्रेशन तो एल एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एच ए एस रो वी सी, और ये आ जाएगा टाइम प्लस एक यहाँ पे कांस्टेंट आएगा C1। इसको ध्यान रखना, इस C से कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए C1 लिखा, C नहीं लिखा उसको। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब हमें देखो इस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को बोलूं इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में अब ये C1 की वैल्यू तुम्हें चाहिए। ठीक है, अब C1 की वैल्यू तब तक नहीं निकाल सकते जब तक तुम्हारे पास कोई एक कंडीशन गिवन ना हो। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर देखोगे तो कंडीशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर अगर देखोगे, हमने जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर माना था वो क्या माना था, Ti माना था। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर इज Ti, दैट मीन्स एट T इक्वल टू 0 द टेम्परेचर इज व्हाट, Ti। ठीक है, सो वही कंडीशन लगाएंगे ये कांस्टेंट C1 की वैल्यू निकालने के लिए। तो C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि एट T इक्वल टू 0 अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एट T इक्वल टू 0 T की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, Ti के बराबर थी, इनिशियल टेम्परेचर के बराबर थी। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होती है, T माइनस टी इन्फिनिटी होता था। ठीक है, तो T की वैल्यू एट, अगर मैं बोलूं कि T इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पे इसको हम बोल देते हैं थीटा आई। ठीक है, तो थीटा आई हो जाएगा, और T इक्वल टू 0 पे T की वैल्यू किसके बराबर थी, Ti के बराबर थी, तो थीटा आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Ti माइनस टी इन्फिनिटी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये कब, एट T इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इसी को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द कांस्टेंट C1। ठीक है, C1 को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये जो कंडीशन है इसको अप्लाई कर दो, अप्लाइंग इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या डालना है, T इक्वल टू 0 डालना है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में T इक्वल टू 0 डालो भाई। तो मैंने बता दिया कि T इक्वल टू 0 पे जो थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, थीटा आई के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ln थीटा आई हो जाएगा। ठीक है, ln थीटा था, थीटा आई हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ तो T इक्वल टू 0 डाल दिया। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये क्वांटिटी तो 0 ही हो गई। ठीक है, प्लस C1। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से तुम C1 की वैल्यू निकाल सकते हो। C1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ln थीटा आई आ गई। ठीक है, अब ये C1 की वैल्यू तुमने निकाल ली, तो दोबारा से क्या कर दो, पुट कर दो इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में तो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या थी हमारी, ये थी इक्वेशन नंबर 2, ln थीटा इज इक्वल टू माइनस एच ए एस रो वी सी टी प्लस C1। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ln थीटा था। ठीक है, ये तो कुछ नहीं होगा, थीटा ही रहेगा ln थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू एच ए एस, माइनस भी था साथ में, यहाँ पे माइनस नहीं भूलना है, एच ए एस अपॉन रो वी सी। ठीक है, और यहाँ पे था टाइम T।
प्लस C1 था, तो C1 की वैल्यू तो निकाल ली ln थीटा आई, तो यहाँ पे लिख देंगे ln थीटा आई। ठीक है, अब ln थीटा आई को इधर ले जाओगे तो log a माइनस ln b हो जाएगा, और सबको पता है तुम लोगों को ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है, ln a बाय b के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओगे तो ln थीटा आई हो जाएगा, ln थीटा माइनस ln थीटा आई, वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं ln थीटा अपॉन थीटा आई। ln a log a माइनस log b होता है ना, log a बाय b होता है, तो इसको कर दिया ln थीटा अपॉन थीटा आई। ठीक है, विल बी इक्वल टू माइनस HAS रो BC इंटू टी टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को क्या कर दो, अब हमें क्या चाहिए, थीटा अपॉन थीटा आई चाहिए। ठीक है, तो थीटा अपॉन थीटा आई अगर हमें चाहिए तो थीटा अपॉन थीटा आई क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन थीटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू द पावर माइनस HAS अपॉन रो VC इंटू टाइम t। ठीक है, सो दिस इज आवर इक्वेशन that will be used to calculate the time required to reach the body at temperature T। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन थीटा आई विल बी इक्वल टू टी माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, टी माइनस टी इन्फिनिटी, थीटा आई की वैल्यू क्या थी, टी आई माइनस टी इन्फिनिटी, विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस HAS अपॉन रो VC इंटू टाइम टी। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको 3 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 4। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, और द फाइनल इक्वेशन दैट विल बी यूज टू कैलकुलेट, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय the solid body to reach at temperature कैपिटल T। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, और इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी डाउट हो इसमें डेरिवेशन में। समझ में आ गया डेरिवेशन? यस सर। ठीक है, ऊपर से एक बार बता देता हूं, देख लो कुछ नहीं किया है इसमें। इनिशियली जो है हमने एक बॉडी ले ली जिसका टेम्परेचर हमने मान लिया T इक्वल टू 0 पे TI, सॉलिड बॉडी, जैसे स्टील की बॉल हो गई है, कुछ भी हो गया। ठीक है, और उसको हमने डुबा दिया पानी में, और एट T इक्वल टू T सेकेंड पे हमने उसका टेम्परेचर मेजर किया तो हमें मिला कैपिटल T। ठीक है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर था, मतलब जिसमें डुबाई है बॉल, उस वाटर का जो टेम्परेचर था वो T इन्फिनिटिव था, जो कि लेस देन था उसके इनिशियल टेम्परेचर से। मतलब जो सॉलिड की बॉल होगी वो गर्म होगी, वो पानी ठंडा होगा। ठीक है, तो ऐसे डुबा दिया इसको, और उसके बाद हमने क्या किया कि इसी को जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, इस सॉलिड बॉडी को। ठीक है, और यहाँ पे हमने एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन अप्लाई कर दी, जिससे ई आउट जो एनर्जी इससे लॉस हो रही है उसकी वजह से जो इसकी इंटरनल एनर्जी है या जो स्टोर्ड एनर्जी है इस बॉडी के अंदर, वो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ई आउट मस्ट बी इक्वल टू ई स्टोरेज, और ई आउट हमारा जो हो रहा है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा दी, और HAS T माइनस T इन्फिनिटिव लिख दिया इसको। और ई स्टोरेज सबको पता है कि MCPT होता है, MCT होता है, तो MCT तो वो तुम्हारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है, तो स्टोर्ड बॉडी है, नेट स्टोर्ड एनर्जी है। पर यूनिट टाइम की अगर बात करेंगे या चेंज इन टाइम की बात करेंगे तो dt/dt हो जाएगी। ठीक है, mc/dt। फिर हमने एक थीटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वैल्यू हमने मान ली T माइनस T इन्फिनिटी, तो dθ/dt आ गया dt/t, और इसको यहाँ पे हमने फिर इसको जो dθ/dt था, dt/dt था, उसको dθ/dt लिख दिया, और T माइनस T इन्फिनिटी को थीटा लिख दिया, और इसको आगे सॉल्व कर दिया, रीअरेंज कर दिया, dθ/θ आ गया, इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो ln थीटा, और ये क्वांटिटी आ गई HAS रो VC मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस C1। अब ये C1 की वैल्यू चाहिए हमें। C1 की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन हो। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास दी हुई थी कि एट T इक्वल टू 0 दिस थीटा इज थीटा आई, दैट मींस TI माइनस T इन्फिनिटी। एट T इक्वल टू 0 द T इज टेम्परेचर, T इज द टेम्परेचर, T इज TI एट T इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमारा C1 की वैल्यू आ गई। ठीक है,
इस इक्वेशन में डाल दी, ठीक है, t इक्वल टू 0 डाल दिया इस इक्वेशन में, तो t इक्वल टू 0 पे थीटा की वैल्यू थीटा आई हो जा रही है, और ये तो 0 ही हो गया, प्लस C1 हो गया, तो C1 की वैल्यू आ गई ln थीटा आई, ठीक है। इसको फिर दोबारा से पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई ln थीटा बाई थीटा आई HAS रो BC इंटू टाइम, इसको फिर थीटा अपॉन थीटा आई लिख दिया, तो इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आ गया HAS रो BC अपॉन टाइम, ठीक है। एंड फाइनली वी आर गेटिंग थीटा अपॉन थीटा आई एस t माइनस t इन्फिनिटी अपॉन t i माइनस t इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर HAS रो BC multiplied by time. This equation is either used to find out the time required to reach the body at temperature T, ठीक है, कैपिटल T, और अगर टेम्परेचर दिया हो तो तुम अगर टाइम दिया हो तो तुम टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है। तो रिवर्स में कुछ भी निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल है यहाँ पे, ये तुम ध्यान रखना। जो पहला वेरिएबल है वो तुम्हारा क्या है, ये है टेम्परेचर, और दूसरा वेरिएबल क्या है, टाइम है। इन दिस इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल, तो कोई भी एक वेरिएबल दिया होगा, दूसरा पूछा जाएगा, ठीक है। फ्लूइड में चेंज पे तो सर डेंसिटी चेंज होगी ना बस। हाँ, फ्लूइड के केस में नहीं, फ्लूइड देखो ये डेंसिटी किसकी, सर वाटर की जगह अगर हम कुछ और लेंगे, जैसे ऑयल लेंगे या लुब्रिकेंट लेंगे, तो उसकी जगह नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। और सर ये रो किसकी डेंसिटी थी, यहाँ पे देखो रो डेंसिटी किसकी थी, रो चेक करो किसकी डेंसिटी थी, ये सॉलिड की डेंसिटी है ना, रो किसकी डेंसिटी मानी, सॉलिड की। तो ये क्यों चेंज होगा, जब तक सॉलिड नहीं चेंज होगा तब तक रो चेंज नहीं होगा, वो सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पे, डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की है, ठीक है। तो ये नहीं चेंज होगा, सॉलिड बॉडी। अगर हम फ्लूइड चेंज करेंगे, तो फ्लूइड चेंज करोगे तो बस ये T इन्फिनिटी बदलेगा, टेम्परेचर जो होगा उसका, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा इसमें से। ये सारा का सारा H बस H भी बदल सकता है, H भी बदलेगा, AS भी नहीं बदलेगा, ये सरफेस एरिया सॉलिड का है, रो भी सॉलिड का है, V भी सॉलिड का है, और C भी सॉलिड का है, ये सारे सॉलिड के हैं, ये कि कोई भी फ्लूइड का नहीं है, ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड का नहीं है, तो इसीलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई इसकी, ठीक है, थीटा अपॉन थीटा आई। इस इक्वेशन का यूज पता चल गया क्या है, इसका इक्वेशन का यूज ये है कि देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक स्टील की बॉल है, ठीक है, मैं कहूँ ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ठीक है। सर ये वाला सर एक्सपेरिमेंट भी करा सर, उसमें पहले वाटर में डालते थे उसको, फिर ऑयल में, और फिर एयर में ठंडा करते। हाँ, इसी तरीके से, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। तो ये 300 डिग्री की मान लो तुम्हारे पास बॉल है, ठीक है, तुमसे मैं कहूँ कि इसको क्विंचिंग करनी है, और क्विंचिंग करके इसका टेम्परेचर मुझे चाहिए, इस बॉल का जो टेम्परेचर है वो मुझे चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए मुझे, उसके बाद 100 डिग्री बाद निकाल लेना है, ठीक है। मान लो इसका टेम्परेचर कुछ दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो इस बॉल को कितनी देर इसमें डुबोएंगे, समझ रहे हो, कितनी देर डुबोएंगे कि 100 पहुंच जाए टेम्परेचर, मतलब ये तुम्हें पता चल जाएगा कितने टाइम में निकाल लेना है। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं 20 सेकंड बाद, 20 सेकंड डुबोने के बाद जो इसका 300 पे डुबोगे तो 20 सेकंड बाद ये 100 हो जाएगा, फिर तुम्हें इसे निकाल लेना है स्टील के बॉल को, ठीक है। तो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए यूज हो रहा है, समझ रहे हो, टाइम निकालने के लिए यूज हो रहा है कि किस टाइम में ये 100 डिग्री पहुंच जाएगा, तो टाइम निकालने के लिए यूज होगा। तो ये तो चलो ठीक है, ये आ गया तुम लोगों को समझ में। अब इसमें से देखो दो चीजें हैं, ठीक है, ये जो HAS अपॉन रो BC होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, अगर इसकी यूनिट निकालोगे तुम, ये जो क्वांटिटी है, अगर इस क्वांटिटी की तुम यूनिट निकालोगे HAS अपॉन रो BC, ये जो आ रहा है, ठीक है, अगर इसकी यूनिट फाइंड आउट करोगे तो इसकी यूनिट तुम्हें मिलेगी टाइम की, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग, इस क्वांटिटी को बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल टाइम कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज थर्मल टाइम कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज थर्मल टाइम कांस्टेंट, इसको हम लोग थर्मल टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट निकालोगे तो टाइम की निकलती है, कहीं कहीं पे तुम्हें ये टाउ से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है थर्मल टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर तुम्हें एक जैसे मान लो कोई भी बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पे, ये जो हमारा HAS अपॉन रो BC की वैल्यू है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
जैसे अगर मैं कहूं कि ये कोई ग्राफ बनाता हूं मैं, एक ग्राफ है, ठीक है, इधर तुम्हारा टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और इधर मान लो कि t माइनस टी इन्फिनिटी थीटा अपॉन थीटा आई है इधर, ठीक है, टी आई माइनस टी इन्फिनिटी। अगर एक ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। देखो, एक पहले ये ग्राफ हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है। और जो कूलिंग है वो इधर हो रही है, मान लो ये कूलिंग कर रहे हो मान लो, ठीक है। तो कितनी जो तुम्हारी बॉडी है वो कितनी जल्दी सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाएगी, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा इस पे, एच ए एस अपॉन रो बी सी पे, ठीक है। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही जल्दी जो तुम्हारी बॉडी है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि कितनी जल्दी जो तुम्हारी बॉडी है वो सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर पहुंच जा रही है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई कि ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आगे तुम्हें इसमें बताऊंगा कि दो नंबर होते हैं जो कि यूज होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, एक को बोलते हैं बायोट नंबर और एक को बोलते हैं फूरियर नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं जो रो वी सी अपॉन एच ए एस है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने ये जो बताया अभी, ये डायमेंशन जो टाइम की निकलती है वो निकलती है रो वी सी अपॉन एच ए एस की, ठीक है। इसकी डायमेंशन टाइम की निकलती है, एच ए एस अपॉन रो वी सी की निकालोगे तो रिवर्स टाइम की आएगी, इसकी डायमेंशन टाइम की निकलती है, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल टाइम कांस्टेंट, ठीक है, थर्मल टाइम कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अब आती है बात कि कब हमारी बॉडी एक लम्प्ड बॉडी होगी, ठीक है। अभी तक तो हमने एक जनरल क्राइटेरिया लिया था कि जब कंडक्शन रेजिस्टेंस हमारा बहुत बहुत छोटा होगा, किससे, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से, या कंडक्शन रेजिस्टेंस नियरली इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। लेकिन ये तो तुम्हें पता है कि कोई भी ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में जिसके लिए कंडक्टिव रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हमें रियल केस में आना पड़ेगा कि फिर किसके लिए लेंगे, फिर क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर जीरो नहीं होगी उसकी वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए। तो जो बायोट नंबर है उसकी वैल्यू लेस देन 0.1 अगर है तो हम उसको मानते हैं एज अ, तब हम उसको मान के चलेंगे एज अ लम्प बॉडी, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ, देखो अब ये जो क्वांटिटी हमारी आई है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी थी हमारी एच ए एस अपॉन रो बी सी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इस क्वांटिटी में के मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर के से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सरफेस एरिया से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, सरफेस एरिया से नीचे डिवाइड कर देता हूं, वॉल्यूम से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, वॉल्यूम से नीचे डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, एच वी अपॉन के ए एस लिख दिया मैंने, इसको एच वी अपॉन के एस लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एक क्वांटिटी तो ये होगी एच वी अपॉन के एस, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी हमारी हो गई ए एस स्क्वायर, ए एस स्क्वायर इंटू के, नीचे आ जाएगा ये v, देखो एक v यहाँ पे था एक v यहाँ पे था तो v स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर, और रो और c भी आएंगे साथ में, ये भी बच गए हैं, ये भी था रो और c भी था यहाँ पे, रो और c, ठीक है। ये इस तरीके से देख सकते हो। तो ये एच ए एस अपॉन रो बी सी में हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर के से डिवाइड कर दिया, ए एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से डिवाइड कर दिया, वी से मल्टीप्लाई कर दिया, वी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी आई हमारे पास, ये हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया, इधर से वी इधर ले गए तो एच बी अपॉन के इधर ले लिया, एक ए एस इधर ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया एच बी अपॉन के ए एस, और ये आ गया हमारा ए एस स्क्वायर
इंटू रो वी स्क्वायर सी मल्टीप्लाइड बाय के। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे टाइम भी ले लेते हैं, यहाँ पे टाइम भी था साथ में, तो टाइम को भी ले लें, तो यहाँ पे एक टाइम से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एच एल बाई के। ठीक है, अब ये एल क्या हुआ, अगर एल देखोगे तो एल हमने किसको लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। अब ये किसका सरफेस एरिया, किसका वॉल्यूम, उसी का, बॉडी का। जो तुम स्टील की बॉल ले रहे हो, मान लो तुमने कोई स्पेरिकल बॉल ली होगी, तो उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया। इस एल को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, कहीं कहीं पे ये एलसी भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, एलसी भी मिल सकता है, एल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को हमने, ये जो पहली आई थी क्वांटिटी, इसको एच एल बाई के लिख दिया। ठीक है, जहां पे वी बाई ए एस को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, एल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, आल्फा। देखो आल्फा क्या होता है, के अपॉन रोसी। यहाँ पे देखो के है और नीचे क्या है, रोसी है, तो के अपॉन रोसी को तो अल्फा लिख दिया। ठीक है, अल्फा अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर क्यों लिखा, देखो एल स्क्वायर लिखा, देखो वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर किसके बराबर है, एल एल स्क्वायर के बराबर है, तो ये रिवर्स में है। ठीक है, ए एस स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, तो 1 बाय एल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो अल्फा बाय एल स्क्वायर हो गया इंटू टी। ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, अल्फा टी डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो क्वांटिटी तुम्हें दिख रही होगी, एक एच एल बाई के और दूसरा अल्फा टी इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, इसमें से ये जो नंबर ये जो होता है एच एल बाई के, यही हमारा क्या होता है, दिस इज द बायोट नंबर। ओके, और ये जो दूसरा नंबर दिख रहा है, दिस इज द फूरियर नंबर, इसको फूरियर नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दो क्वांटिटी होती है, दिस इज कॉल्ड द बायोट नंबर एंड दिस इज कॉल्ड द फूरियर नंबर। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये v बाय एच ए एस क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है। देखो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ सीधा सीधा डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारी शेप है बॉडी की वो क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि इस एल की वैल्यू स्फेयर के लिए क्या होगी, तो एल की वैल्यू स्फेयर के लिए बी अपॉन ए एस। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या है, स्फेयर है, ठीक है, तो स्फेयर के लिए अगर निकालोगे तो स्फेयर के लिए कितना वॉल्यूम होगा, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर आर में मानू उसका रेडियस, तो 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये सारा कट जाएगा देखो, और क्या आ जाएगा, ये r/3 आ जाएगा, किसके लिए, स्फेयर के लिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ सिलेंडर है, अगर मैं कहूँ एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, तो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया करेंगे, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल हो गया, सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होगा, 2 पाई आर एल होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r/2। ठीक है, तो r/2 आ जाएगा। तो ये r/2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, सिलेंडर के लिए r/2 आ गया। अगर मैं कहूँ क्यूब के लिए, क्यूब के लिए इस एल की वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू क्यूब के लिए क्या होगी, तो देखो क्यूब के लिए कितना होगा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, एल क्यूब उसका वॉल्यूम हो गया, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया क्यूब का कितना होगा, 6l स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस एज l/6 फॉर द क्यूब। ओके, सो जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है बेसिकली वो ये दिखा रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया का रेशियो है वो क्या है। ठीक है, अभी मैं इस एच एल बाई के को एक दूसरे फॉर्मेट में भी तुम लोगों को लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को दिखाऊंगा ये एच एल बाई के को दूसरे फॉर्मेट में भी लिख के दिखाएंगे। अभी तुम बस इतना समझ लो कि ये जो एल है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, और वो क्या है, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया है जो तुम्हारी बॉडी है उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जो बायोट नंबर है वो क्या होता है, और इसकी कब हम लोग जो अपना सिस्टम है उसको एक लम्प्ड सिस्टम मान सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है बायोट नंबर पे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया सबको ये।
यहाँ तक समझ में आ गया?